गुप्त वंश और इसमें पार्ट 1 है। जो गुप्त वंश है, इस गुप्त वंश में कितने शासक हुए थे? तो आप लोग की कहानी प्राचीन भारत की कहां से शुरू हुआ था? प्राचीन भारत की कहानी सिंधु घाटी सभ्यता से हम लोग शुरू किए थे। सिंधु घाटी सभ्यता किया गया, फिर उसके बाद वैदिक काल किया गया, फिर प्राक मौर्य काल में षोडश महाजनपद किया गया। षोडश महाजनपद में एक महाजनपद मगध महाजनपद का उदय किया गया। फिर महान मौर्य साम्राज्य किया गया। मौर्य साम्राज्य के पश्चात 4 विदेशी आक्रमण हो रहे हैं, 4 देशी राजवंश शासन कर रहे हैं। एक राजनैतिक विकेंद्रीकरण का दौर शुरू होता है, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन का दौर शुरू होता है, और उसके पश्चात फिर हम लोगों को गुप्त वंश करना है। तो गुप्त वंश जो है 319 ईस्वी या एडी से 550 ईस्वी है। अब गुप्त वंश में कौन कौन से शासक हुए भाई? तो गुप्त वंश में जो है कई शासक हुए। श्रीगुप्त हैं, घटोत्कच हैं, इसी वंश में चंद्रगुप्त प्रथम हैं, फिर जो है समुद्रगुप्त हैं, फिर जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय भी बोलते हैं। देन आफ्टर जो है कुमारगुप्त हैं, तथा जो है स्कंदगुप्त हैं। तो इतने सारे शासक जो हैं वो इस वंश में हुए जो है। अब अगर समय काल देखा जाए तो टाइम क्रोनोलॉजी उतना मैटर नहीं रखता है। इतिहास को बेटा आत्मसात कैसे करें जो है, या कंचन कुमार हैं, कंचन कुमारी होगा बेटा कि कंचन कुमार होगा? कंचन तो शायद लड़कियों का नाम होता है ना। चलिए बेटा, आप जो भी हैं, कुमार हैं या कुमारी हैं, इतिहास को आत्मसात करने के लिए उसमें बस रुचि पैदा कर देना है। अगर किसी विषय वस्तु में आपका इंटरेस्ट हो जाए, आपकी रुचि जग जाए, तो फिर आपको कहना नहीं है कि ये पढ़ना है, आपका मन करता है कि उसे आप पढ़ें। और जब कोई चीज मन करेगा पढ़ने के लिए ना, तो वो ऑटोमेटिक जो मन मस्तिष्क की जो तरंगे हैं वो ऑटोमेटिक जो है हर पहलू को समेटते चले जाएंगे। तो बस यही है बेटा, आत्मसात कैसे करें, उस विषय में रुचि को पैदा करें। उस विषय को ये सोचे कि आज ये वाला यूनिट पढ़ने से क्या मिला मुझे, ये इतिहास है, ये क्यों पढ़ते हैं, इसको पढ़ने से वर्तमान में जाना तो आपको प्रशासन में है, जाना प्रशासन में है, तो इतिहास पढ़वा करके क्या होगा भाई? इतिहास पढ़वा करके जो 5000 साल पुरानी हमारी गौरवमयी सभ्यता और संस्कृति है, उसके आप वाहक बनेंगे। आप अगले चिराग हैं, अगले वारिस हैं, जो इस गौरवमयी सभ्यता और संस्कृति को आप आगे बढ़ाएंगे। जो कहा जाता है ना कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकालकर, मेरे देश के बच्चों इसे रखना संभाल कर। आगे बढ़ते हैं। श्रीगुप्त कब से कब तक शासन किए भाई? तो श्रीगुप्त जो है 240 से 280 ईस्वी शासन किए। घटोत्कच जो है 280 से 319 ईस्वी। अब आप लोग कहेंगे कि सर आपने तो कहा 319 ईस्वी से शुरू होता है ये वंश, और उसके पहले ये 2 शासक कहां से आ गए? तो ये 2 शासक जो श्रीगुप्त और घटोत्कच हैं, ये कौन रहते हैं? तो ये कुषाणों के सामंत रहते हैं। ये कौन रहते हैं भाई? तो ये जो हैं कुषाणों के सामंत रहते हैं। अब जो कुषाणों के, दे वर द फ्यूडल किंग ऑफ कुषाणाज। कुषाणों के सामंत हैं तो अधीनस्थ स्थिति है। सामंत बच्चों किसे कहा जाता था? जो स्वतंत्र राजा नहीं थे, जो अधीनस्थ राजा थे। तो कैसे हमें पता चलता है कि कुषाणों के अधीनस्थ राजा थे? तो इन दोनों की जो उपाधि मिलता है, ये उपाधि महाराज की मिलती है। उस जमाने में महाराज की उपाधि किसकी होती थी? अधीनस्थ राजा की होती थी। अब प्रथम स्वतंत्र शासक कौन है? तो प्रथम स्वतंत्र शासक यहां से शुरू होते हैं। तो आइए देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम है। चंद्रगुप्त प्रथम क्या है भाई? तो ये गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक हैं। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक हैं। संस्थापक कौन रहता है? संस्थापक जो है श्रीगुप्त रहते हैं। तो ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। अब वास्तविक संस्थापक का मतलब क्या है? कि सही मायनों में स्वतंत्र स्थिति की स्थापना इन्होंने ही किया। वास्तविक संस्थापक मींस की कुषाणों से पूर्ण स्वतंत्र स्थिति को स्थापित किया। तो ही एस्टेब्लिश्ड द वेल इंडिपेंडेंट स्टेटस फ्रॉम द कुषाणाज।
कैसे हमें पता चलता है भाई कि कुषाणों से संपूर्ण स्वतंत्र स्थिति को इन्होंने स्थापित किया? तो इनकी जो उपाधि है, उपाधि क्या मिलता है? तो उपाधि जो है महाराजाधिराज की, महाराजाधिराज की उपाधि मिलती है। उस जमाने में महाराजाधिराज की जो उपाधि रहती है, ये क्या रहता है? तो उस जमाने में महाराजाधिराज की उपाधि जो है ये पूर्ण स्वतंत्र स्थिति को दर्शाता था। महाराज जो है अधीनस्थ स्थिति को, महाराजाधिराज जो है ये पूर्ण स्वतंत्र स्थिति को दिखाता था। अब जब पूर्ण स्वतंत्र स्थिति स्थापित करते हैं तो इन्होंने क्या किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रचलन 319 ईस्वी में किया था। एक नवीन संवत जो है, जैसे हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो है शक संवत है। शक संवत बच्चों किसने शुरू किया था? शक संवत जो है कुषाण शासक कनिष्क ने शुरू किया था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शुरू किया था। तो जरा बेटा अगर जगह हैं, दिमाग उमाग काम कर रहा है, मुझे एक छोटा सा प्रश्न बता दीजिए, शक संवत और गुप्त संवत के मध्य कितने वर्षों का अंतर है? अगर बेटा जगह हैं, जगह है मतलब क्लास में बने हुए हैं मानसिक रूप से, तो फटाफट मुझे बता दीजिए कि शक संवत और गुप्त संवत में कितने वर्षों का अंतर है? जरा बताइए। एक और संवत था, उस संवत का नाम विक्रम संवत था। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था, 57 बीसी में शुरू हुआ था। तो आप लोग का कमेंट रुका है क्या? एक सेकेंड। हाँ बेटा, लग रहा है कमेंट आप लोग का रुका हुआ है। अरे वाह भाई, शाबाश। मैं तो समझ रहा था कि आप लोग बड़े ही साधारण किस्म के छात्र हैं भाई, लेकिन आप लोग तो ठीक ठाक दिख रहे हैं। बहुत अच्छा बेटा, शाबाश। जो है 319 में से 78 को घटा दीजिएगा। तो 319 में से 78 को घटा देंगे तो 1 8 9 हो जाएगा, और 7 4 11 1। इसको बेटा करना क्या है? 319 माइनस 78 कीजिएगा तो ये 1 हो गया, 7 4 11। अरे शाबाश शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब अगला मुझे उत्तर जरा बता दीजिए। अगर ऐसे अगर आप लोग बेटा उत्तर देंगे तब तो आप लोग फेवरेट हो जाएंगे। मैं बड़ा हल्के में समझ रहा था, संकल्प 2.0 यही वाला बैच है ना। मैं सोचा कि ये सब 12th पास किए हैं, बीए वाले पार्ट 1 पार्ट 2 वाले हैं। एक और क्वेश्चन बताइए बेटा, इसी लगे बताइए। जो है गुरुजी का अगर शाबाशी मिले तो लेते रहना चाहिए। गुप्त संवत और विक्रम संवत के मध्य कितना अंतर है? गुप्त संवत और विक्रम संवत के मध्य कितने वर्षों का अंतर है? गुप्त संवत जो है 319 ईस्वी, विक्रम संवत जो है 57 बीसी है। अब मुझे बताइए जो है कि इसमें क्या करना है? गलत जा रहे हैं। एक जो है वो भी गलत ही है। अच्छा, जो सही उत्तर देगा उसका नाम मैं पढ़ूंगा, सब अभी गलत ही जा रहे हैं। इसमें जोड़ना होगा बेटा ना, 319 ईस्वी है और 57 बीसी है। तो 57 में 319 जोड़ेंगे तो 9 7 कितना होता है? 9 7 16 होता है, 6 1 7 होगा, 3 376 ईस्वी का अंतर है। अरे वाह भाई, आशीष कुशवाहा हैं, पहले ऐसे छात्र हैं जो सैकड़ों कमेंट में पहला सही उत्तर आया है। चलिए बच्चों, जो है ये उतार चढ़ाव चलता रहता है, कभी परफॉर्मेंस हाई रहता है, कभी थोड़ा सा लो रहता है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो इन्होंने गुप्त संवत का प्रचलन जो है 319 ईस्वी में करवाया था। अगला इन्होंने क्या किया भाई? तो अगला इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था। लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था। अगला इन्होंने क्या किया भाई? तो अगला इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। कुमार देवी से विवाह किया था। एक प्रश्न पूछता है, एक बच्चों प्रश्न पूछता है। प्रश्न क्या है? तो प्रश्न है कि लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं? वो प्रश्न है कि लिच्छवी दौहित्र कौन था? तो लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं? दौहित्र मतलब पुत्र हैं। तो लिच्छवी पुत्र कौन थे भाई? तो लिच्छवी पुत्र जो रहते हैं वो समुद्रगुप्त रहते हैं। इनके बेटे कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम के बेटे समुद्रगुप्त हैं। ये संस्कृत शब्द है, लिच्छवी दौहित्र मतलब लिच्छवी पुत्र कौन है? तो समुद्रगुप्त हैं। छोटे छोटे प्रश्न बच्चों पूछते हैं और आपके ध्यान से उतर जाता है। टोक देने पे क्या है? टोक देने पर दिमाग के एक सेफ हाउस में जो है ये हमेशा के लिए याद रह जाता है। आइए जो है तो अगले शासक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले शासक कौन है? अगले शासक जो है समुद्रगुप्त हैं। समुद्रगुप्त हैं। समुद्रगुप्त के जो हैं उपलब्धियों पर चर्चा हमें कहां से मिलता है? इनकी उपलब्धियों के स्रोत जो हैं वो हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति है। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति ग्रंथ है। प्रयाग प्रशस्ति ग्रंथ है। तो हरिसेन की जो प्रयाग प्रशस्ति ग्रंथ रहता है भाई, प्रयाग कहां पे है? प्रयाग इलाहाबाद में है। प्रशस्ति मतलब क्या होता है? प्रशस्ति मतलब जीवन कथा है, एक बायोग्राफी। जब आपके जीवन को बेटा कोई दूसरा लिखेगा तो उसे बायोग्राफी कहते हैं।
आपके जीवन को अगर स्वयं आप ही लिख रहे हैं तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, आत्मकथा कहते हैं। संवत मतलब बेटा होता है जो नवीन कैलेंडर है, नवीन जो है, अब कैलेंडर को क्या कहते हैं, नवीन तिथि क्रम। जैसे हम लोग ईसा मसीह वाला भी ईस्वी मानते हैं, 2024 ईस्वी है हम लोग का। जो नेशनल कैलेंडर है, जो सरकारी डॉक्यूमेंट होते हैं, सरकार के जो अपने लेखा जोखा है, वो शक संवत को मानते हैं। चलिए जो है, तो उपलब्धि कहां से मिलते हैं, हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति से मिलते हैं। अब प्रयाग प्रशस्ति किस शैली में लिखा गया है भाई, तो ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ये चंपू शैली में लिखा गया है। चंपू शैली मीन्स की गद्य और पद्य दोनों शैली में लिखा गया है। तो इट इज कंपोज्ड इन चंपू स्टाइल, मतलब कुछ चीजें जो है पद्य मतलब कविता, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये बेटा क्या है, ये पद्य है ना, कविता की तरह है ना, ओम भूर्भुवः स्वः। अब उसके आगे चल करके यदि उसका जो है भाषांतरण, जैसे किताब पढ़ते हैं उस भाषा में कर दिया जाए तो वो गद्य शैली है। इनके बारे में हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो देखते हैं कि उपलब्धियां इनकी क्या हैं। तो उपलब्धियां जो हैं वो राजनैतिक उपलब्धियां हैं, राजनैतिक उपलब्धियां हैं। प्रयाग प्रशस्ति में इनके बारे में राजनैतिक उपलब्धियां, इन्होंने क्या किया था, उत्तरापथ की विजय किया था। इन्होंने जो है दक्षिणापथ की विजय किया था। इन्होंने जो है प्रत्यंत राज्यों की विजय किया था, प्रत्यंत राज्यों की विजय किया था। इन्होंने जो है उत्तरापथ की विजय, दक्षिणापथ की विजय, प्रत्यंत राज्यों की विजय, इसके साथ जो है आठविक राज्यों की विजय और विदेशी राज्यों की विजय, विदेशी राज्यों की विजय। इन्हीं उपलब्धियों के आधार पर कौन है, इन्हीं उपलब्धियों के आधार पर बच्चों एक इतिहासकार हैं। इतिहासकार का नाम क्या है, तो इतिहासकार का नाम विंसेंट स्मिथ है। विंसेंट स्मिथ है। विंसेंट स्मिथ ने क्या कहा, तो विंसेंट स्मिथ ने कहा कि समुद्रगुप्त कौन थे, समुद्रगुप्त जो है भारत के नेपोलियन थे। तो समुद्रगुप्त ही वॉज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। अब नेपोलियन बच्चों इनके सामने जो है, अगर समुद्रगुप्त सूरज थे तो नेपोलियन जो है वो दिया था। समुद्रगुप्त अगर अथाह समंदर थे तो नेपोलियन उनके सामने नदी भी नहीं था। लेकिन अंग्रेज इतिहासकार हैं, अंग्रेज इतिहास अपनों का ही गुण गाएंगे। मानसिक रूप से हमें गुलाम बनाना चाहते थे, तो मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए क्या करते हैं, तो समुद्रगुप्त जैसे योद्धा की तुलना जो है नेपोलियन से करते हैं। मतलब भारतीय पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि इनसे भी महान नेपोलियन रहा होगा, इसीलिए इन्हें भारत का नेपोलियन कह रहे हैं। तो आइए बच्चों जरा देखा जाए कि इनके विजय अभियान कैसे हैं। तो पहला जो है उत्तरापथ की विजय। उत्तरापथ की विजय में कुल 9 राज्यों की विजय, 9 राज्यों की विजय। किसे जीतते हैं भाई, तो इसके अंतर्गत अच्युत, नागसेन और गणपति नाग को जीतते हैं। अच्युत, नागसेन एंड गणपति नाग। 9 में से ये 3 क्या रहते हैं, 9 में से ये 3 जो रहते हैं वो प्रमुख रहते हैं। उत्तरापथ को जीत करके बच्चों देखिए, अब ये सब पीसीएस का क्वेश्चन है। पहले तो बच्चों आप लोग को ये समझना है आईएएस और पीसीएस की लक्ष्मण रेखा कहां पे है। आईएएस और पीसीएस की लक्ष्मण रेखा जो है, जहां से पीसीएस सोचना खत्म करता है, आईएएस वहीं से प्रश्न बनाना शुरू करता है। पीसीएस में वो थोड़े फैक्चुअल डेटा पे जाते हैं, आईएएस में वो थोड़े आपके नॉलेज को चेक नहीं करते हैं, विजडम को। विजडम मतलब कि आपकी ज्ञान को नहीं परखते हैं, आपकी बुद्धिमत्ता को परखते हैं। कि पढ़ते समय आप, और एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछा जाता है। वो पूछते हैं कि उत्तरापथ की विजय में जो कुल 9 राज्यों की विजय हुआ, उसमें कौन है, अच्युत है, नागसेन है, गणपति नाग है। अब इनके प्रति नीति कौन सी अपनाई गई, पॉलिसी कौन सी अपनाई गई, तो नीति जो है राज प्रसभो धरण की नीति है। राज प्रसभो धरण की नीति है। राज प्रसभो धरण की नीति मींस कि उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया गया। अगला क्या है भाई, तो उत्तर पथ को जीत लिए। उत्तर पथ तो उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र है, उसको जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लिए। अब कहां पे रुख करते हैं, तो अब रुख जो होगा वो किस राज्य पे होगा, तो उत्तर भारत को जीत करके दक्षिण की ओर रुख करते हैं। दक्षिण की ओर रुख करते हैं। राजधानी पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र से उत्तर भारत को जीत लिए। अब कहां पे रुख करेंगे, अब दक्षिण भारत की तरफ रुख करेंगे। दक्षिणापथ का अभियान होगा। दक्षिणापथ में कुल कितने राज्यों को, तो कुल 12 राज्यों की विजय किया। 12 राज्यों की विजय किया। कहां तक पहुंचे थे, तो पहुंचे थे कांचीपुरम तक। कांचीपुरम तमिलनाडु में है, और यहां के शासक
विष्णु गोप को पराजित किया था। अगला अभियान बच्चों, अच्छा क्या महान शासक है भाई। चलता है, दक्षिण भारत को जीतता है, कांचीपुरम तमिलनाडु तक आते हैं, यहां से रास्ता बदल देते हैं। ये जो कहा जाता है भाई ना कि ये आग का दरिया है, उसमें डूब के जाना है, तो ये आग का दरिया है और उसमें डूब के जाना है। दक्षिण भारत का पठारी क्षेत्र है, दक्षिण भारत के पठारी क्षेत्र में आते हैं, आकर के जब जीतते हुए तमिलनाडु तक पहुंचते हैं तो कहते हैं लौट कर इसी रास्ते से नहीं जाएंगे, कहते हैं लौट करके उसी रास्ते से जाएंगे तो हारे हुए राज्य मिलेंगे, जो यात्रा है वो थोड़ा सा नीरस सा हो जाएगा, तो रास्ता बदल देते हैं और इस तरह से जीतते हुए आते हैं। और जो बच्चों पंक्तियां हैं ना कि हर आग से वाकिफ हूं, जलना मुझे आता है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। दक्षिण भारत को जीतना, जीत करके मार्ग परिवर्तन करना, मार्ग परिवर्तन करते हुए वापस लौटना जो है, तो ये इनकी एक अद्भुत सफलता थी। इनके प्रति कौन सी दक्षिणापथ की विजय करते हैं भाई, तो कौन सी नीति अपनाते हैं, तो दक्षिणापथ के साथ जो नीति है वो ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति है। ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति है, ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति है। चलिए भाई, तो दिस वाज द ग्रहण, मतलब कि दक्षिण भारत को जीत करके ग्रहण कर दिया, फिर उसको मोक्ष मतलब स्वतंत्र कर दिया। क्यों कर दिया भाई, जाओ तुम भी क्या याद रखोगे कि तुम्हें आजाद कर दिया। फिर से कहते हैं कि हर साल नजराना राजधानी में भेजते रहना मेरे भाई, जिनको हराते हैं, अगर नहीं भेजोगे तो क्या है, ग्रहण किया मतलब तुम्हें आके जीत लिया, मोक्ष अपने मन का मालिक हूं, स्वतंत्र भी कर दिया। अगर हर साल नजराना नहीं आया तो क्या करूंगा, नु ग्रहण, फिर से आऊंगा और फिर से जीत लूंगा। ग्रहण मोक्षानुग्रहण, तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है दक्षिणापथ की विजय है। अगला बच्चों कौन सा है, तो अगला जो है आठविक राज्यों की विजय है। आठविक राज्यों की विजय है, आठविक राज्यों की विजय है। ये कौन है भाई, तो ये मध्य भारत के आज का जो जबलपुर का क्षेत्र है, मध्य भारत के वनीय राज्य थे, फॉरेस्ट स्टेट्स, वनीय जनजातीय राज्य थे। आज भी अगर बच्चों कोई आप लोगों में एमपी से हैं, वो कौन सा, मैं एक बार छत्तीसगढ़ गया हूं, अनूपपुर करके वो स्टेशन पड़ता है, अनूपपुर से फिर आगे बढ़िए तो छत्तीसगढ़ भी पहले मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था। अजीब से जंगल मिलेंगे भाई, डरावना से जो रेलवे लाइन गया है वो जंगल से गया है, डर लगेगा कि अगर नक्सलाइट आ गए तो पूरे ट्रेन को ही हाईजैक कर लेंगे। ये स्थिति तो 21वीं शताब्दी की स्थिति है। उस जमाने में जंगल कितने भाई डेंस रहे होंगे, कितने घने रहे होंगे, और उन जंगलों में जनजातीय राज्य रहते थे। तो इन आठविक राज्यों को जीता और जीतने के बाद नीति कौन सी लाई, तो इनके विरुद्ध नीति जो है परिचारिका कृत की नीति है, परिचारिका कृत की नीति है। जो परिचारिका कृत की नीति है मतलब कि इन्हें सेवक बना लिया, सेवक बना लिया। तो चलिए भाई, ये क्या है, ये परिचारिका कृत मतलब कि अपने अधीनस्थ, अपना सेवक जो है इनको बना लिया। अगला किसका विजय है, तो अगला जो है विदेशी राज्यों की विजय है, विदेशी राज्यों की विजय। इन विदेशी राज्यों में कौन रहते हैं भाई, तो इन विदेशी राज्यों में शक हैं, मुरुंड हैं और कुषाण हैं। शक हैं, मुरुंड हैं और कुषाण हैं। तो शक, मुरुंड, कुषाण इन विदेशी राज्यों को जीतते हैं। ये कहां पे रहते हैं, तो ये जो है पश्चिम भारत के क्षेत्र में है, पश्चिम भारत के क्षेत्र में रहते हैं। अब बच्चों मुद्दे की बात है कि इनके प्रति कौन सी नीति अपनाते हैं, तो जो नीति है वो आत्मनिवेदन कन्योपदायन की नीति है, आत्मनिवेदन कन्योपदायन की नीति है। तो आत्मनिवेदन कन्योपदायन का मतलब क्या होता है, कहते हैं कि कहां पे है, ये पश्चिमी भारत के क्षेत्र में है, इस वाले क्षेत्र में है। शक, मुरुंड, कुषाण बच्चों जो हैं वो इस वाले क्षेत्र में है, पश्चिम भारत के क्षेत्र में है। नीति कौन सी अपनाते हैं, आत्मनिवेदन कन्योपदायन। आत्मनिवेदन मींस कि ऐसा बच्चों देखिए, अलग अलग इतिहासकार हैं, अलग अलग जो हैं वो देते हैं। आप किनको सौम्या कर रही हैं, विदेशियों को कर रही हैं ना, कि अफगानिस्तान में शासन कर रहे थे। चलिए जो है, तो पश्चिमी राज्यों को जीतने के पश्चात आत्मनिवेदन कन्योपदायन की नीति मतलब आकर के हमारे दरबार में निवेदन करना, निवेदन मतलब हाजिरी लगाइए। कन्योपदायन मींस कि आप विदेशी जो है अपनी कन्याओं का विवाह जो गुप्त राज परिवार, गुप्त राज्य में कीजिए। तो ऐसे में कुषाणों का बड़ा साम्राज्य था बेटा ना, कुषाणों का साम्राज्य लास्ट यूनिट में आपने देखा ना, कुषाण जो है मध्य एशिया से लेकर के, अफगानिस्तान से लेकर के, पाकिस्तान से लेकर के उत्तर भारत तक थे। चलिए भाई, तो आइए जो है
विदेशी राज्यों के विरुद्ध कौन सी नीति लाते हैं? आत्मनिवेदन, कन्योपदायन की। अब अंतिम कौन सी विजय है? तो अंतिम जो है प्रत्यंत राज्यों की विजय। प्रत्यंत राज्यों की विजय। ये प्रत्यंत राज्य कौन से हैं भाई? तो प्रत्यंत राज्य जो हैं हिमालय की तराई क्षेत्र के राज्य। और इसमें कौन आते थे? तो इसमें नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्वी भारत से लेकर के, ये उत्तराखंड भी देखेंगे उसी हिमालय की तराई में है। पंजाब में जाएंगे तो ये पठानकोट वाला जो एरिया आता है वो भी हिमालय की तराई वाला क्षेत्र में आता है। तो एक बृहद जो है हिमालयन फुट हिल का जो रीजन है दैट इज द प्रत्यंत राज्य। प्रत्यंत राज्य में मुख्य रूप से कौन, जैसे उत्तरापथ में अच्युत हैं, नागसेन हैं, गणपति नाग हैं, वैसे प्रत्यंत राज्य में कौन प्रमुख है बच्चों? तो प्रत्यंत राज्यों में जो है समतट, डवाक और कामरूप हैं। कौन है? समतट हैं, डवाक हैं और कामरूप हैं। तो समतट, डवाक और कामरूप, तो ये जो है प्रत्यंत राज्य हैं। चलिए जो है तो इन राज्यों को जीतते हैं, जब सीमाई राज्यों को जीतते हैं तो इनके प्रति कौन सी नीति लाते हैं? तो प्रत्यंत राज्यों के प्रति जो नीति है, तो प्रत्यंत राज्यों को कहते हैं सर्वकर दानाज्ञाकरण। इनके प्रति जो नीति है सर्वकर दानाज्ञाकरण, कन्योपदायन की नीति। कन्योपदायन की नीति जो है मतलब इन हिमालयी राज्यों को सर्वकर, सभी प्रकार के कर, दानाज्ञाकरण, सभी प्रकार के कर और उपहार जो दिया जाता है, साल में राजा को भेजा जाता है, तो उस तरीके का दानाज्ञाकरण, कन्योपदायन मतलब आप भी अपनी पुत्रियों का विवाह, लड़कियों का विवाह हमारे राज परिवार में करते रहिए। अब बच्चों भगवान राम जो रहते हैं, चारों दिशाओं को जीत करके कौन सा यज्ञ किया जाता है? कोई बच्चा मुझे बताएगा? जब चारों दिशाओं को जीत लेते हैं तो कौन सा यज्ञ किया जाता है? वही यज्ञ जो है समुद्रगुप्त ने कराया। तो इन विजयों के उपरांत समुद्रगुप्त ने इन सभी विजयों के पश्चात अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया। यज्ञ का आयोजन कराया। अब जो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन होता है, इसे यादगार बनाने के लिए क्या करते हैं? तो नवीन स्वर्ण सिक्का अश्वमेध पराक्रम चलाया। कौन सा चलाया? अश्वमेध पराक्रम चलाया। तो न्यू गोल्ड कॉइन्स इट वाज इश्यूड नेम्ड अश्वमेध पराक्रम। चलिए भाई, तो ये क्या है? ये समुद्रगुप्त के जो है विजय अभियान है। एक बच्चों प्रश्न और पूछा जाता है कि युद्ध भूमि पे जितने वीर थे उतने ही शांति काल में कला और संस्कृति के संरक्षक थे। ये क्या करते थे? तो ये एक कुशल वीणा वादक थे। वीणा बजाना, कोरोना काल में एक कौन सी थी भाई, बड़ा अच्छा वीणा बजाती थी और बड़ा ज्यादा वायरल भी होती थी फेसबुक पे। उनका न जाने कौन सा वीणा ही नाम रखा गया था। तो इतना महान योद्धा शांति काल में वीणा बजाते थे। कौन से धर्म को मानते थे भाई? तो उपाधि जो है परम भागवत की रहती है। परम भागवत की रहती है मींस की वैष्णव धर्मानुयायी थे। चलिए बच्चों, तो ये समुद्रगुप्त की कहानी समाप्त हुआ। कहीं पे कुछ डाउट है तो फटाफट पूछ लीजिए। समुद्रगुप्त की कहानी समाप्त हुआ, कहीं पे कुछ डाउट है? यहां तक की कहानी में श्रीगुप्त से लेकर समुद्रगुप्त तक तो आप पूछ सकते हैं। उपनाम कांच था। एक किताब स्वामी आप खोली हुई है बेटा, कोई गाइड बुक खोली हुई है और उसमें से कुछ लाइन देख करके और उसे फटाक दे पूछ रही हैं कि सर ऐसा था क्या? तो बेटा कांच भी कहते थे, बिल्कुल सही है। चलिए बच्चों जो है तो इसका यहां तक का नोट्स बना लिया जाए, उसके बाद फिर जो है आगे की कहानी जो है चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और रामगुप्त की कहानी होगा। हाँ बेटा नोट्स बनवा रहा हूं। कौन है? श्वेता पवार हैं। चलिए भाई पवार जी बनाइए नोट्स जो है। हेडिंग दे दीजिए गुप्त वंश। लिखिए मौर्योत्तर काल के राजनैतिक विकेंद्रीकरण को बहुत हद तक गुप्तों ने समाप्त किया। तथा समस्त उत्तर भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। चलिए भाई, तो
क्या बोल रहा था मैं? हाँ, राजनीतिक विकेंद्रीकरण को जो है समाप्त किया और समस्त उत्तर भारत में अपने साम्राज्य की का विस्तार किया, साम्राज्य की स्थापना किया। नेक्स्ट पॉइंट कीजिए, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त थे, श्रीगुप्त थे। तथा उनके पश्चात, तथा उनके पश्चात घटोत्कच शासक हुए, तथा उनके पश्चात घटोत्कच शासक हुए। बेटा कल भी क्लास ऑफ रहेगा, कल क्लास मॉर्निंग अच्छा क्यों ऑफ किया था? यूट्यूब का कुछ प्रायोरिटी वो था, मेरी इसमें क्लासेस बेटा बहुत ज्यादा चल रही हैं, जिसकी वजह से कुछ अगर एक्स्ट्रा लाइबिलिटी हो रहा है तो उसी में मैनेज करना पड़ रहा है। और एक दो दिन क्लासेज इस सप्ताह में और हो सकता है बच्चों, कल तो ऑफ रहेगा ये तो कंफर्म है, परसों भी हो। आप लोगों के साथ साथ परिवार का भी कुछ जिम्मेदारियां जो है वो निभाना है, उसी वजह से एक आध दो दिन हम लोग भी मानव है बेटा ना, मानव है तो कुछ अपनी भी जरूरतें हैं। वंश के ये दोनों शासक तथा गुप्त वंश के ये दोनों शासक कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश के ये दोनों शासक कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश के ये दोनों शासक कुषाणों के सामंत थे तथा कुषाणों के सामंत थे तथा महाराज की उपाधि धारण करते थे, महाराज की उपाधि धारण करते थे। नेक्स्ट पॉइंट कीजिए, गुप्त वंश के सर्वप्रथम स्वतंत्र शासक, गुप्त वंश के सर्वप्रथम स्वतंत्र शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे, चंद्रगुप्त प्रथम थे। तथा इन्हें ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, तथा इन्हें ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्योंकि अपने शासन की स्थापना के साथ ही, क्योंकि अपने शासन की स्थापना के साथ ही इन्होंने एक नवीन संवत, अपने शासन की स्थापना के साथ ही इन्होंने एक नवीन संवत गुप्त संवत की स्थापना, एक नवीन संवत गुप्त संवत की स्थापना 319 ईस्वी में किया, 319 ईस्वी में किया। तथा महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया, तथा महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया, जिससे इन्हें गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है, जिससे इन्हें गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है। नेक्स्ट चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया, लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया। कालांतर में कुमार देवी से विवाह किया, कालांतर में इन्हीं के गर्भ से समुद्रगुप्त का जन्म हुआ था, इन्हीं के गर्भ से समुद्रगुप्त का जन्म हुआ था। इसीलिए समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है, इसीलिए समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। अब बच्चों हेडिंग दे दीजिए, समुद्रगुप्त और उनके विजय अभियान, समुद्रगुप्त और उनके विजय अभियान लिखिए। चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात समुद्रगुप्त शासक बने तथा अपने कुशल सैन्य नेतृत्व से समस्त भारत का विजय अभियान किया, कुशल सैन्य नेतृत्व से समस्त भारत का विजय अभियान किया, समस्त भारत का विजय अभियान किया। तथा अपने दूरदर्शी दृष्टिकोण से, अपने दूरदर्शी शासकीय गुणों से, तथा अपने दूरदर्शी शासकीय गुणों से गुप्त साम्राज्य को अस्थायित्व प्रदान किया, दूरदर्शी शासकीय गुणों से गुप्त साम्राज्य को अस्थायित्व प्रदान किया। नेक्स्ट पॉइंट, समुद्रगुप्त के बृहद सैन्य अभियानों की साम्राज्यवादी इतिहासकार
विंसेंट स्मिथ ने यूरोप के महान योद्धा, साम्राज्यवादी इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने यूरोप के महान योद्धा नेपोलियन से करते हुए, यूरोप के महान योद्धा नेपोलियन से करते हुए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए, समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान। हेडिंग है बच्चों समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान। उसके नीचे हेडिंग दे दीजिए उत्तरापथ की विजय। उसके नीचे हेडिंग देना है उत्तरापथ की विजय। लिखिए, उत्तरापथ के क्षेत्र में समुद्रगुप्त ने, उत्तरापथ के क्षेत्र में समुद्रगुप्त ने 9 राज्यों को, 9 राज्यों को पराजित किया। समुद्रगुप्त ने 9 राज्यों को पराजित किया। इनमें प्रमुख शासक अच्युत नागसेन और गणपति नाग थे। अच्युत नागसेन और गणपति नाग थे। इन राज्यों के प्रति समुद्रगुप्त ने, यहां पे बेटा सब लिखा हुआ है, इन राज्यों के प्रति समुद्रगुप्त ने राजप्रसभोद्धरण की नीति का अनुसरण किया। राजप्रसभोद्धरण की नीति का अनुसरण किया, अर्थात राजप्रसभोद्धरण की नीति का अनुसरण किया, अर्थात उत्तरापथ के राज्यों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण किया। अर्थात उत्तरापथ के राज्यों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण किया। हेडिंग दे दीजिए दक्षिणापथ की विजय। हेडिंग है बच्चों दक्षिणापथ की विजय। दक्षिण भारत के कुल 12 राज्यों को पराजित करते हुए समुद्रगुप्त कांचीपुरम क्षेत्र तक पहुंचे। समुद्रगुप्त कांचीपुरम क्षेत्र तक पहुंचे तथा इन दक्षिणी राज्यों के प्रति ग्रहण मोक्षानुग्रहण, इन दक्षिणी राज्यों के प्रति ग्रहण मोक्षानुग्रहण नीति का पालन किया। ग्रहण मोक्षानुग्रहण नीति का पालन किया, अर्थात दक्षिण के क्षेत्र पर समुद्रगुप्त ने प्रत्यक्ष अधिकार स्थापित न करके ग्रहण मोक्षानुग्रहण नीति का पालन किया। अर्थात दक्षिण के क्षेत्र पर समुद्रगुप्त ने प्रत्यक्ष अधिकार स्थापित न करके अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया। अगला हेडिंग दे दीजिए बच्चों आठविक राज्यों की विजय। लिखिए, आठविक राज्य मध्य भारत का जनजातीय राज्य था। ब्रैकेट में कर लीजिए या कर लीजिए, सीधे कर लीजिए। यह अनुमानतः उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र तक का राज्य था। मध्य प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र तक का राज्य था। नेक्स्ट, इस राज्य के विजय के उपरांत समुद्रगुप्त ने परिचारिकाकृत ब्रैकेट में सेवक ब्रैकेट क्लोज बनाने की नीति अपनाई। सेवक ब्रैकेट क्लोज बनाने की नीति अपनाई। नेक्स्ट है विदेशी राज्यों की विजय। समुद्रगुप्त ने शक, मुरुंड एवं कुषाण जैसे विदेशी राज्यों को पराजित किया। शक, मुरुंड एवं कुषाण जैसे विदेशी राज्यों को पराजित किया तथा इन राज्यों के संबंध में आत्मनिवेदन कन्योपदायन, इन राज्यों के संदर्भ में आत्मनिवेदन कन्योपदायन की नीति अपनाई। इन राज्यों के संबंध में आत्मनिवेदन कन्योपदायन की नीति अपनाई। अर्थात समय समय पर दरबार में प्रस्तुति देना एवं विदेशी राज्यों की पुत्रियों का विवाह
समय समय पर दरबार में प्रस्तुति देना एवं विदेशी राज्यों की पुत्रियों का विवाह गुप्त राज्य में करना, गुप्त राज्य में करना। नेक्स्ट, शाबाश बेटा, राहुल जो है कह रहे हैं मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है और मैंने किसी के कहने से इसे चूज नहीं किया है क्योंकि 500 नंबर का सवाल है। बिल्कुल बेटा, ऑप्शनल जो है अपना पसंदीदा विषय होना चाहिए। आपका जो भी पसंदीदा विषय है उसको पढ़ने का मन करता हो वही आपका ऑप्शनल होना चाहिए। अगला जो है प्रत्यंत राज्यों की विजय, प्रत्यंत राज्यों की विजय लिखिए। प्रत्यंत राज्य हिमालय के तलहटी क्षेत्र में स्थित, प्रत्यंत राज्य हिमालय के तलहटी क्षेत्र में स्थित राज्य थे और इन राज्यों में समुद्रगुप्त ने मुख्यतः, इन राज्यों में समुद्रगुप्त ने मुख्यतः समतट, डबाक और कामरूप राज्यों को पराजित किया। समतट, डबाक और कामरूप राज्यों को, जैसे राज्यों को पराजित किया तथा इन राज्यों के संदर्भ में आत्मनिवेदन कन्योपदायन की नीति अपनाई। आत्मनिवेदन कन्योपदायन की नीति अपनाई। हेडिंग दे दीजिए विदेशी राज्यों की विजय, विदेशी राज्यों की। अच्छा, विदेशी राज्य बच्चों हो गया है ना, सॉरी बेटा, प्रत्यंत राज्य में इन राज्यों के प्रति सर्वकर दानाज्ञाकरण कन्योपदायन की नीति अपनाई। काट लीजिए बेटा, प्रत्यंत राज्यों के अंतर्गत सर्वकर दानाज्ञाकरण कन्योपदायन की नीति अपनाई। चलिए बच्चों, अगला पॉइंट, बस 2-3 पॉइंट और है, लिख लीजिए। अपने विजय अभियानों के पश्चात समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। अपने विजय अभियानों के पश्चात समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया एवं अश्वमेध पराक्रम नामक स्वर्ण सिक्के जारी किए। अश्वमेध पराक्रम नामक स्वर्ण सिक्के जारी किए। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त के द्वारा भागवत धर्म को संरक्षण दिया गया। साथ ही भागवत धर्म को संरक्षण दिया गया, साथ ही इन्होंने या गुप्तों ने परम भागवत की उपाधि धारण किया। परम भागवत की उपाधि धारण किया। नेक्स्ट कीजिए, गुप्तों का राजकीय चिन्ह गरुड़ था। लगभग सभी गुप्त शासक के सिक्कों पे परम भागवत नैन्सी जो है वो उपाधि मिलता है। नेक्स्ट लिखिए, गुप्तों का राजकीय चिन्ह गरुड़ था। गुप्तों का राजकीय चिन्ह गरुड़ था। अगला बच्चों कीजिए, समुद्रगुप्त धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक थे। समुद्रगुप्त धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक थे। नेक्स्ट, वह एक वीर योद्धा होने के साथ साथ कला और संस्कृति के महान संरक्षक थे। कला और संस्कृति के महान संरक्षक हैं तथा उन्होंने कविराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट, श्रीलंका के शासक मानवर्मन ने समुद्रगुप्त से बोधगया में एक बौद्ध मंदिर के निर्माण की अनुमति मांगा था। बौद्ध विहार या बौद्ध मंदिर के निर्माण की अनुमति मांगा था। अतः समुद्रगुप्त की अनुमति से एक भव्य बौद्ध विहार की स्थापना हुआ। आइए बच्चों जो है अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। समुद्रगुप्त के पश्चात अब कौन आएंगे? तो शुरू में ही शासकों का नाम बता दिया गया था। समुद्रगुप्त के बाद जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आएंगे। कौन आएगा? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आएंगे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आएंगे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी इनको कहते हैं या चंद्रगुप्त द्वितीय भी कह सकते हैं आप। चंद्रगुप्त प्रथम थे, चंद्रगुप्त द्वितीय थे। विक्रमादित्य असल में इनकी उपाधि थी। कई सारी इनकी उपाधियां रहती हैं। कौन कौन सी उपाधि है भाई? तो उपाधि जो है देवराज की है, देवगुप्त की है, देवश्री की है और विक्रमादित्य की है। दो राजधानियां इनकी रहती हैं। कौन है भाई?
दो राजधानी है, एक पाटलिपुत्र है और दूसरा जो है उज्जैन है। इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने शकों को पराजित करके उनका भारत भूमि से समूल नाश कर दिया था, समूल नाश कर दिया था। ऐसा बच्चों माना जाता है कि समुद्रगुप्त के दो बेटे रहते हैं। बड़े बेटे का नाम रामगुप्त है, छोटे बेटे का नाम चंद्रगुप्त है। रामगुप्त मात्र 5 वर्ष के लिए शासन करते हैं, 375 से 380 ईस्वी तक। 375 से 380 ईस्वी जो है, इसी दौरान जो है शकों ने क्या किया, शकों ने रामगुप्त जो बड़े भाई हैं चंद्रगुप्त के, उन्हें पराजित किया। पराजित करने के बाद कहते हैं कि अपनी पत्नी को हमें सौंप दीजिए। तो इस तरीके से क्या है भाई, इस तरीके से जो है, इस तरीके से जो है, या ऐसा बेटा राहुल ने, ये विश्वजीत टाइप के जो है, उसे क्या शब्द प्रयोग किया जाए, ये अधगर गगरी, एक हम लोग के यहां कहावत है ना, अधगर गगरी छलकत जाए। अभी बेटा जितना उम्र है वही कहा जाता है ना कि फड़फड़ाने से जो है, जाने दीजिए, टॉपिक पे बच्चों हम लोगों को किया जाए। तो चलिए जो है, मुद्दे की बात बच्चों क्या है, मुद्दे की बात यह है कि जो बड़े भाई रामगुप्त रहते हैं वो शकों से पराजित होते हैं। शक क्या कहते हैं, शक कहते हैं कि आप अपनी पत्नी को हमें सौंप दीजिए। अपने पूरी प्रजा के जो है, अपनी पूरी प्रजा के महिलाओं के, बेटियों के सम्मान के लिए जो है वो स्वीकृति देते हैं भाई कि अगर नहीं पत्नी को सौंपेंगे तो हमारे राज्य पे शक आक्रमण करेंगे, माताओं बहनों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे। ऐसे में प्रजा दुखी रहती है भाई कि राजा की पत्नी राजमाता कही जाती थी। प्रजा दुखी है कि उनकी राजमाता जो है वो विदेशियों के हाथों सौंप दी जाएंगी। ये बात चंद्रगुप्त द्वितीय को भी नागवार गुजरती है। उन्हें लगता है भाई कि प्रजा के माताओं बहनों के अपनी अस्मिता, उनके सम्मान का आपको भान है और होना भी चाहिए, एक राजा का कर्तव्य होता है। परंतु पत्नी, जो हम लोग के बच्चों हिंदू धर्म में क्या कहा जाता है, 7 जन्मों का 7 फेरे लगाए जाते हैं। तो 7 फेरे 7 जन्मों का नाता है, मतलब इस जन्म ही नहीं। तो उनको यह लगता है कि भाई अपनी पत्नी के सतीत्व की रक्षा करना भी एक पति के रूप में आपका पहला कर्तव्य है। ऐसे में वो क्या कहते हैं, वो अपने बड़े भाई से कहते हैं भाई कि पत्नी का भेष धारण करके मुझे जाने दीजिए। पहले के जमाने में क्या था भाई, पहले के जमाने में जो है दुल्हन जो है वो पालकी में, शायद आप लोग भी कहीं किसी पुराने पिक्चर में देखे होंगे, पालकी में बैठ के जाती थी। बड़े घर की जो दुल्हन होती थी उनके साथ उनके जो खेवनहार और भी जो होते थे, लाव लश्कर जो है वो भी जाता था। तो चुने हुए अपने सैनिकों को जो है अपना रक्षक बना करके, कि भाई दुल्हन के साथ रक्षक भी जाते। अभी कौन सी फिल्म आई थी, साउथ इंडिया की एक मूवी बेटा PS1 आई थी, पेनविल सेल्वन कुछ ऐसे करके नाम था। उसमें भी अगर आप देखेंगे तो राजघराने की जो लड़कियां होती थी वो पालकी में अगर जाती थी तो साथ में अंगरक्षकों का एक भारी भरकम हुजूम भी होता था। तो ऐसे में बच्चों क्या है, ऐसे में जो है अब ये अपने चुने हुए सैनिकों के साथ स्त्री का भेष धारण करके युद्ध होते थे। तो राजाओं के शिविर लगते थे ना, राजधानी में तो युद्ध होते नहीं थे, युद्ध के मैदान पे तो जो शकों का सैन्य शिविर रहता है वहां पे शक शासक मदांध रहता है। मदांध मींस कि उसे लगता है कि रानी जो है ध्रुव देवी आ रही है। अब बच्चों जो कभी सपनों में उसने नहीं सोचा था कि रानी के भेष में जो है कोई योद्धा आ रहा है, अब सहसा जब आक्रमण होता है चंद्रगुप्त द्वितीय का, तो वहीं पे क्या करते हैं, शक शासक को पराजित करते हैं, उन्हें मार डालते हैं और इसी के साथ साथ अपने भाई के पत्नी के सतीत्व की रक्षा करते हैं। प्रजा की तरफ से बच्चों कौन सा आवाज उठता है, तो प्रजा को लगता है कि भाई हमारा राजा कैसा हो, हमारा राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जैसा हो। अब यहां पे तमाम कहानियां मिलती हैं। कुछ कहानियां हैं कि चंद्रगुप्त ने ही अपने भाई की हत्या किया और ध्रुव देवी से विवाह किया। लेकिन बच्चों अंततः कौन है, अंततः चंद्रगुप्त द्वितीय जो है शासक बनते हैं। शासक बनने के पश्चात इनका जो सबसे बड़ा कमिटमेंट रहता है, सबसे बड़ा जो है समर्पण रहता है, वो क्या रहता है, वो समर्पण रहता है कि इन शकों की हिम्मत कैसे हुआ कि वो राजमाता को सौंपने के लिए बोले। पश्चिम भारत में शक रहते हैं, उनका एकमात्र कमिटमेंट रहता है कि इन शकों को क्या करना है, भारत की भूमि से समूल नाश कर देना है। शकों को घेरने की नीति अपनाते हैं। राजधानी आपको पता ही है, एक राजधानी पाटलिपुत्र है, दूसरी राजधानी जो है उज्जैन है। अब उत्तर से शकों को घेरने के लिए अपना एक विवाह नागवंश में करेंगे। अरे समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 3 प्रमुख शासकों को, अच्युत, नागसेन, गणपति नाग को पराजित किया, तो क्या करेंगे, नागसेन से विवाह करेंगे। अब नागसेन जो है, सॉरी, नागवंश में विवाह करेंगे। राजकुमारी का नाम क्या है, तो कुबेर नागा से विवाह करेंगे, कुबेर नागा से विवाह करेंगे और एक तरीके से उत्तर के क्षेत्र से इन्हें घेर लेते हैं।
दक्षिण में बच्चों कौन रहता है? दक्षिण में वाकाटक वंश रहता है। इस वाकाटक वंश में चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस वाकाटक वंश में अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किया। प्रभावती गुप्ता का विवाह किया। अब प्रभावती गुप्ता यहां पे हो जाती हैं तो दक्षिण से भी इनको घेर लेते हैं शकों को। इधर भाई यहां पे ये गुप्त तो पहले से ही इनका इतना बड़ा साम्राज्य है। अब क्या होता है? अब जो है घेरने के बाद शकों पे आक्रमण होगा और शकों का भारत की भूमि से समूल नाश, उनका नामो निशान जो है वो मिटा दिया जाएगा। चलिए बच्चों, जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी यात्री वेन सॉन्ग आए थे। वेन सॉन्ग आए थे। कौन आया था? चीनी यात्री वेन सॉन्ग आया था। वेन सॉन्ग भारत के बारे में बहुत कुछ वर्णन करते हैं, साथ ही साथ चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन प्रशासन और कानून व्यवस्था पे बहुत कुछ वर्णन करते हैं। शासन प्रशासन और कानून व्यवस्था में क्या कहते हैं? कहते हैं कानून और व्यवस्था की स्थिति इतनी अच्छी है कि इनके शासन में राज्य में कोई भी व्यक्ति अपने घरों का मुख्य दरवाजा बंद करके सोता ही नहीं था। घरों का मुख्य दरवाजा बंद करके सोता ही नहीं था। इसका मतलब क्या है भाई? तो इसका मतलब है कि आज बच्चों दिल्ली में क्या है? दिल्ली में हर घर की कहानी है। हर घर का जो मुख्य दरवाजा है उसमें दो दरवाजे लगे। एक बाहर जो स्टेनलेस स्टील का या लोहे का दरवाजा है, फौलादी जो है सुरक्षा है, और अंदर जो बच्चों लकड़ी का, सागवान का या उसका, तो दो दरवाजा है कि एक दरवाजा खोलेंगे बाहर का दरवाजा वो जालीदार होता है, जो स्टेनलेस स्टील का है जालीदार होता है, तो सुरक्षित रहेगा। उसके बाद भी बच्चों अपराध नहीं थमते हैं। तो अब अमूमन देखेंगे कि लगभग जो सोसाइटी में जो लोग भी रह रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, चोरों को डर रहे कि सीसीटीवी कैमरा है। उसके बाद भी दिल्ली इतना चोर उचक्के जो है शायद ही आपको कहीं पे मिले। तो आज कानून और व्यवस्था की स्थिति क्या है? कानून का डर नहीं है। उस जमाने में कौन कह रहा है बच्चों? अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बन रहे हैं। एक चीनी यात्री वेन सॉन्ग का, सॉरी बेटा वेन सॉन्ग नहीं है, सॉरी ये फाहयान है। सॉरी ये बेटा जो है फाहयान है। असल में तीन चीनी यात्री आए थे। तीन चीनी यात्री आए थे। तीन जो हैं चीनी यात्री आए थे। कौन है भाई? तो तीन चीनी यात्री में फाहयान है, वेन सॉन्ग है, फाहयान है, वेन सॉन्ग है, और जो है इत्सिंग है। इसका बच्चों कोड भी है। एफ से फाहयान होता है, एबीसीडी तो आता ही होगा। एबीसीडी में सबसे पहले एफ आता है, उसके बाद वेन सॉन्ग है, एच से वेन सॉन्ग है, एफ एच हो गया, आई से इत्सिंग है। सबसे पहले एफ है, फिर एच है, फिर आई है। वेन सॉन्ग जो रहते हैं वो हर्षवर्धन के काल में आए थे। तो हर्षवर्धन के काल में ये बड़ा ही आसान हो जाता है याद करना, एच एच जो है वो कॉमन हो जाता है। तो इनके समय में कौन आया था? इनके समय में फाहयान आए थे। और फाहयान जो है कानून और व्यवस्था की स्थिति को बयां करते हैं। कहते हैं कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य दरवाजे को बंद करके नहीं सोता था। आगे कहते हैं कि कानून और व्यवस्था की स्थिति इतनी अच्छी है कि लोगों के अंदर जो है अपराधियों का भय नहीं था। कहते हैं बार बार राजद्रोह के अपराध देने वाले का दाहिना हाथ काट लिया जाता था। उस जमाने में मृत्यु दंड का कोई प्रावधान नहीं था। मृत्यु दंड का कोई प्रावधान नहीं था। तो ऐसे में क्या है? ऐसे में जो है फाहयान भारत के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बड़ी प्रशंसा करते हैं भाई। कहते हैं राज्य में कौड़ियों का प्रयोग सिक्के के रूप में, बच्चों सीप होता है जो समंदर किनारे सीप है उसी को कौड़ी कहते हैं। तो कहते हैं कौड़ियों का प्रयोग लेन देन में होता था। आइए भाई अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन आते हैं? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो है कुमारगुप्त हैं और स्कंदगुप्त हैं। कौन है? कुमारगुप्त हैं और स्कंदगुप्त हैं। स्कंदगुप्त हैं। कुमारगुप्त के समय में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था? तो इनके समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय बच्चों जो है आज के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, ऑक्सफोर्ड और येल यूनिवर्सिटी का वो रुतबा नहीं है जो रुतबा उस जमाने में नालंदा विश्वविद्यालय का होता था। नालंदा विश्वविद्यालय जब अपने चरम पे था तो आज भी बच्चों भारत के शायद ही किसी विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में आपको 20 लाख पुस्तक मिले। उस जमाने में जो है नालंदा विश्वविद्यालय के केंद्रीय, जब कागज भारत में आया नहीं था, ये तब की बात है, केंद्रीय जो है पुस्तकालय में 20 लाख पाठ्य पुस्तकें थी। 20 लाख पाठ्य पुस्तकें थी। किसने जला दिया बच्चों? तो जिसको कहा जाता है ना जो शिक्षा का बेरहम था, बख्तियार खिलजी ने जला दिया। बख्तियार खिलजी ने भी क्यों जला दिया उसकी भी बड़ी बड़ी कहानियां हैं, कभी दूसरे दिन सुनाऊंगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, दिस वाज द कुमार गुप्ता हु लेड द फाउंडेशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी।
कुमारगुप्त की उपाधि क्या है भाई? तो उपाधि जो है महेंद्रादित्य की है, महेंद्रादित्य की है। इसके बाद जो है स्कंदगुप्त आते हैं। स्कंदगुप्त की उपाधि क्या है? स्कंदगुप्त की उपाधि शक्रादित्य की है। स्कंदगुप्त का कौन सा अभिलेख है? इनका जो है रुद्रदामन का भी जूनागढ़ अभिलेख है, स्कंदगुप्त का भी जूनागढ़ अभिलेख है। स्कंदगुप्त के समय में किसका आक्रमण हुआ? तो स्कंदगुप्त के समय में हुड़ों का आक्रमण हुआ, हुड़ों का आक्रमण हुआ। और इस आक्रमण से क्या होता है? इस आक्रमण से जो है गुप्तों का पतन होता है, गुप्तों का पतन होता है। चलिए बच्चों, तो गुप्त काल का जो राजनैतिक इतिहास है वो समाप्त हुआ। स्कंदगुप्त के बाद कमजोर उत्तराधिकारी आते हैं। कमजोर उत्तराधिकारी के दौर में इनका, हाँ, जूनागढ़, स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में वो कहते हैं कि मैंने भी सुदर्शन झील पे बने जो बांध है उस बांध का पुनर्निर्माण करवाया। तो गुप्तों का राजनीतिक इतिहास बच्चों समाप्त हुआ। अभी प्रशासनिक इतिहास, सामाजिक इतिहास, आर्थिक इतिहास बचा है। तो चलिए, जो बचे हुए राजा हैं इन तीनों लोगों का लिख लीजिए, हेडिंग दे दीजिए। समुद्रगुप्त बेटा आपने लिख लिया है, उसके बाद हेडिंग दे दीजिए रामगुप्त। थोड़ा सा रामगुप्त पे लिख लीजिए, एक दो बार पूछा हुआ है। हेडिंग दे दीजिए रामगुप्त, लिखिए। समुद्रगुप्त के दो पुत्र रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय थे। समुद्रगुप्त के दो पुत्र रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय थे। रामगुप्त की ऐतिहासिकता से संबंधित ग्रंथ, रामगुप्त के ऐतिहासिकता से संबंधित ग्रंथ विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, कौमा बाण भट्ट की हर्षचरित, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, कौमा बाण भट्ट की हर्षचरित एवं राजशेखर की काव्य मीमांसा है, एवं राजशेखर की काव्य मीमांसा है। नेक्स्ट लिखिए। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत, पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत रामगुप्त की ऐतिहासिकता, पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत रामगुप्त की ऐतिहासिकता राष्ट्रकूटों के संजन ताम्रपत्र लेख से, रामगुप्त की ऐतिहासिकता राष्ट्रकूटों के संजन ताम्रपत्र लेख से होती है, संजन ताम्रपत्र लेख से होता है, तथा मध्य प्रदेश के एरण और भिलसा से, तथा मध्य प्रदेश के एरण तथा भिलसा से रामगुप्त के तांबे के सिक्के मिलते हैं। एरण तथा भिलसा से रामगुप्त के तांबे के सिक्के मिलते हैं। नेक्स्ट है, लिखिए। रामगुप्त शकों से पराजित हुए थे, रामगुप्त शकों से पराजित हुए थे, तथा तथा इस पराजय का बदला, तथा इस पराजय का बदला ब्रैकेट में रामगुप्त की पत्नी को, इस पराजय का बदला ब्रैकेट में रामगुप्त की पत्नी को शकों के द्वारा मांगे जाने पर, रामगुप्त की पत्नी को शकों के द्वारा मांगे जाने पर, ब्रैकेट क्लोज, इस पराजय का बदला चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने लिया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने लिया था। हेडिंग दे दीजिए चंद्रगुप्त द्वितीय, हेडिंग बेटा दे दीजिए चंद्रगुप्त द्वितीय, लिखिए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवराज देवश्री, चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवराज देवश्री एवं विक्रमादित्य की उपाधियां धारण की, देवराज देवश्री एवं विक्रमादित्य की उपाधियां धारण की। नेक्स्ट, शकों के समूल नाश हेतु, शकों के समूल नाश हेतु चंद्रगुप्त ने कूटनीतिक संबंधों को बढ़ावा देते हुए, शकों के समूल नाश हेतु चंद्रगुप्त ने कूटनीतिक संबंधों को बढ़ावा देते हुए नागवंश की राजकुमारी, नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया था, नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह दक्षिण के वकाटक वंश के साथ किया था, दक्षिण के वकाटक वंश के साथ किया था। इससे उन्होंने शकों को उत्तर भारत क्षेत्र से घेर लिया, इससे उन्होंने शकों को उत्तर भारत के क्षेत्र से घेर लिया। इसी कूटनीतिक संबंधों को बढ़ावा देते हुए
चंद्रगुप्त ने इसी कूटनीतिक संबंधों को बढ़ावा देते हुए चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री का विवाह दक्कन क्षेत्र में स्थित वकाटक वंश में किया। दक्कन क्षेत्र में स्थित वकाटक वंश में किया। और इस प्रकार अब शकों पर अंतिम प्रहार करते हुए उनका समूल नाश कर दिया। नेक्स्ट, की उपाधि करते थे, इनमें कालिदास। चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न निवास करते थे। इनमें कालिदास, बेताल भट्ट, धनवंतरी, अमर सिंह, हरिसेन, हरिसेन, वराह मिहिर प्रमुख थे। हेडिंग दे दीजिए कुमारगुप्त। लिखित कुमारगुप्त की उपाधि महेंद्रादित्य था। तथा इन्होंने विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। नेक्स्ट, कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। कहीं कहीं पे बेटा ब्रेक होता होगा सेंटेंस जैसे बनवाते समय, तो उसे आप लोग क्लास 9th के बाद बेटा सीनियर स्टूडेंट कहा जाता है, तो आप उसे पंक्ति में सजो दिया कीजिए। का की वाला जो शब्द है वही थोड़ा सा ऊपर नीचे कभी ऐसा होता होगा, कहीं कहीं अच्छा आपने लिखा भी है, कहीं कहीं ऐसा होता है। चलिए अगला बच्चों लिखिए, कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था और इनके शासन के अंतिम दिनों में हुड़ों का आक्रमण हुआ, जिसे दबाने हेतु इन्होंने अपने पुत्र अस्कंदगुप्त को भेजा था। हेडिंग दे दीजिए अस्कंदगुप्त। देखिए अस्कंदगुप्त की उपाधि सक्रादित्य की थी तथा इनके जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार अस्कंदगुप्त ने भी सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार अस्कंदगुप्त ने भी सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, देखिए अस्कंदगुप्त ने अपने शासनकाल में भी हुड़ों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया था। नेक्स्ट, अस्कंदगुप्त के पश्चात कमजोर उत्तराधिकारियों के दौर में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। तो चलिए बच्चों जो है राजनैतिक इतिहास हम लोग कर लिए। अब कल हम लोग आएंगे, तो कल हम लोग जो हैं गुप्त काल की प्रशासनिक दशा, सामाजिक दशा, और कल तो मैं छुट्टी पे हूं, परसों संभवतः मिला जाएगा, उन सबको हम लोग करेंगे। ठीक है।